जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्नैपशॉट्स बुक जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका फर्स्ट लेसन जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। स्टोरी को, इस लेसन को बहुत अच्छे से समझने के लिए पहले हम मेन कैरेक्टर्स को समझते हैं। आप स्लाइड में देखिए। सबसे पहले आरम। आरम अ 9-year-old आर्मीनियन बॉय। अरम एक आर्मीनियन बॉय है, एक कंट्री है आर्मीनिया, और वहाँ का रहने वाला 9 साल का लड़का है। जो ये पूरी स्टोरी है, अरम उसका मेन कैरेक्टर है और ये पूरी स्टोरी अरम के इर्द गिर्द ही घूमती है। अरम ही इसको नरेट करता है, यानी ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टोरी है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टोरी क्या होती है? जब नैरेटर उस स्टोरी में खुद ही इन्वॉल्व हो और वो अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंसिडेंट को बताता है और हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन नैरेटिव स्टोरी। इसके बाद में सेकंड है मुरड। ये आरम का कजिन है, 13-year-old, फुल ऑफ लाइफ, और इसको घोड़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। नेक्स्ट देखिए खुरसोव। ये आरम एंड मुरड के अंकल हैं और बहुत ही इनकी जो पर्सनालिटी है, वेरी इनॉर्मस मैन है, और बहुत ही इनकी थिक मुस्टाश है, यानी मोटी मोटी मूछें हैं, और बहुत ही इनका जो नेचर है वो इरिटेट हो जाते हैं, वेरी फ्यूरियस, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। जोन बायरो, ये एक असीरियन फार्मर है। असीरिया भी एक कंट्री है, पर जिस ये लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल वर आर्मीनियन, इसलिए इन्होंने आर्मीनियन लैंग्वेज को सीखा ताकि ये आर्मीनियन लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। अब देखिए नीचे घरोग्लेनियन ट्राइब। ये एक ट्राइब है आर्मीनिया की। ट्राइब यानी समुदाय या कबीला या बहुत बड़ा परिवार। इस ट्राइब के अपने सिद्धांत हैं। फिर एक कंट्री है आर्मीनिया। आर्मीनिया एक नेशन, एक कंट्री है जो कि एशिया और यूरोप के बीच में है। मैप में आप देख रहे हैं। असीरिया एक और मैप है, वर्ल्ड मैप, जिसमें कि असीरिया एक कंट्री है। प्राचीन समय में असीरियन एम्पायर होता था, लेकिन अब असीरिया टर्की और इराक के बीच में है। एक ये बग्घी बनी हुई है जिसको कि सरे कहा जाता है। सरे यानी ऐसी बग्घी, ऐसी गाड़ी जिसमें कि जो सीट्स हैं वो आमने सामने ना होकर एक के पीछे एक होती हैं। अब ये वाइट हॉर्स भी है। इस पूरी स्टोरी में, जो स्टोरी का टाइटल ही है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो वाइट हॉर्स है इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये हॉर्स स्टोरी में एक सिंबल है, एक प्रतीक है। किसका? ब्यूटी, वेल्थ एंड फ्रीडम का। ये तीनों चीज़ें एरम और उसके कज़न मुरड के पास नहीं थी। अब इस पूरी स्टोरी को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताऊंगी और साथ में जो भी क्वेश्चन और आंसर्स बीच बीच में आएंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द ब्यूटीफुल स्टोरी, द लेसन, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। लेसन पढ़ने से पहले लेसन के राइटर का भी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विलियम सरोयन, एन आर्मीनियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, प्ले राइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो विलियम सरोयन है ये आर्मीनियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार हैं, प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। सो लेट्स रीड आउट द ब्यूटीफुल स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स written by William Saroyan. Paragraph 1. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. जो ये स्टोरी है ये दो बहुत ही गरीब आर्मीनियन बॉयज़, आर्मीनिया आप लोग जान चुके हैं एक कंट्री है, उसके दो लड़कों की है जो कि एक ट्राइब यानी कबीला, कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उस कम्युनिटी के हॉलमार्क्स यानी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं
कि उस कम्युनिटी के लोग ट्रस्ट यानी उनमें भरोसा होता है एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी उनमें होती है, यानी वो ईमानदार होते हैं और विश्वसनीय होते हैं. One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence, and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. लंबा सेंटेंस है. एक दिन. In the good old days. Good old days means बचपन के दिन. ये थोड़ा फ्लैशबैक में स्टोरी है. When I was 9, I here is Aram. जो I है वो Aram, जब वो 9 years का था और उसके लिए जो पूरी दुनिया थी, वर्ल्ड था, वो फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, यानी बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ये दुनिया थी उसके लिए, जितना वो सोच सकता था, जितना वो इमेजिन कर सकता था. और लाइफ उसके लिए बहुत ही डिलाइटफुल थी, है ना, बहुत ही प्लेजेंट थी. मिस्टीरियस ड्रीम, और बड़े ही रहस्यमय उसके लिए ये दुनिया थी. उसके कजिन मुरैड, जो कि बहुत ही क्रेजी यानी बहुत ही सनकी टाइप का था, पागल टाइप का था, हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया एट 4 in the morning. कब आया? सुबह 4 बजे. वोक मी अप, उसने मुझे जगाया. टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, कैसे जगाया? मेरे कमरे की विंडो को टैप यानी नॉक किया, खटखटाया. अरम, ही सेड, उसने कहा अरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. जैसे ही उसने मुझे अरम बोला, मैं उछलकर बेड के बाहर आया और मैंने खिड़की के यानी विंडो के बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव व्हाट ही सॉ, व्हाट आई सॉ, जो कुछ भी मैंने देखा वो मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता था. इट वॉजंट मॉर्निंग येट, क्योंकि 4 बजे थे सुबह के, तो अभी मॉर्निंग तो हुई नहीं थी. बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I wasn't dreaming. मॉर्निंग तो हुई नहीं थी, लेकिन समर था. एंड विद डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी डॉन, जबकि दिन सूरज उगने के पहले का समय. नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट एनफ. तो इतना भी ऐसा भी नहीं था, इतना उजाला हो गया था कि मैं जान सकता था कि मैं ड्रीम नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ. माई कजिन मुरैड वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. मैंने क्या देखा कि जो मेरा कजिन है मुरैड, वो एक बहुत ही सुंदर वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज. मैंने अपनी आँखों को पहले तो रब यानी मला, उसके बाद में मैंने अपने सिर को विंडो के बाहर निकाला. स्टक यानी बाहर निकाला. यस, ही सेड इन आर्मीनियन, इट्स ए हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग. उसने कहा हाँ, उसने आर्मीनियन लैंग्वेज में बोला, ये एक हॉर्स है और तुम कोई ड्रीम नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो. मेक इट यानी किसी भी तरीके से मैनेज करो, यदि तुम इस घोड़े पर, इस हॉर्स पर मेरे साथ राइड करना चाहते हो तो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मैं ये जानता था कि जो मेरा कज़िन मुरैड है, उसको वो बहुत ही खुश रहता है, इतना खुश कि और कोई इस दुनिया में नहीं रह सकता. Who had ever fallen into the world by mistake, इसका मतलब है कि जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है, उसके कंपैरिजन में वो बहुत खुश रहता है. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव. लेकिन अभी तो वो इतना खुश दिख रहा था कि मैं इतना विश्वास भी नहीं कर सकता, यानी मेरे विश्वास से भी ज़्यादा वो खुश था. इन द फर्स्ट प्लेस, माई अर्लीस्ट मेमोरीज had been memories of horses and my first longings had been longings to ride. पहली बात तो जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज यानी जो मेरी बचपन की यादें थी
वो मेमोरीज थी, उसमें मैं घोड़ों को बहुत याद करता था। और मेरी जो लॉन्गिंग्स थी, जो मेरी बहुत ही तीव्र इच्छा होती थी कि मैं हॉर्स राइडिंग करूं, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और ये जो था ये बहुत ही अमेजिंग था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। दूसरी बात, हम लोग गरीब बहुत थे, यानी किसी भी तरीके से हॉर्स राइडिंग का जो मेरी इच्छा है वो तो पूरी हो ही नहीं सकती थी। दिस वॉज द पार्ट दैट वोंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। मैं देख रहा था कि जो मुरड है वो एक वाइट हॉर्स लिए है, लेकिन मैं उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहा था कि पहली बात तो हम लोग बहुत गरीब थे, और दूसरी बात जो मेरी मेमोरीज थी वो उसमें मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं हॉर्स राइड करूं, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता था। तो यही कारण था कि जब मुरड के पास में वाइट हॉर्स था मैंने उस पर यकीन नहीं किया। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हम लोग बहुत गरीब थे, हम लोग के पास पैसा नहीं था। और जो हमारी पूरी ट्राइब थी, ट्राइब यानी जो कम्युनिटी थी, हमारा जो कबीला था, जो समुदाय था, वो पॉवर्टी स्ट्रिकन यानी गरीबी से ग्रस्त था, बहुत ही ज़्यादा गरीब था। Every branch of the Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. जो हमारी कम्युनिटी थी, कम्युनिटी कौन सी थी? गरोग्लेनियन जो कम्युनिटी थी, उनकी हर एक ब्रांच, जहाँ जहाँ भी उस ब्रांच उस कम्युनिटी के लोग थे, वो बहुत ही अमेजिंग यानी एक अद्भुत और एक कॉमिकल यानी एक ऐसी गरीबी जिस पे थोड़ी हंसी भी आती है, इस टाइप का जीवन जी रहे थे। क्यों? Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि हम लोग अपना पेट भरने के लिए खाने को कैसे जुटाते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि हमारे घर के जो बुजुर्ग थे उनको भी ये बात पता नहीं थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये थी कि हम लोग यानी जो हमारी कम्युनिटी थी, गरोग्लेनियन कम्युनिटी, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थी। वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest families in what we like to think was the world। लगभग 11 सेंचुरीज से, 11 सेंचुरीज यानी 1100 साल से, 1 सेंचुरी इज इक्वल टू 100 ईयर्स, तो यहाँ पर 11 सेंचुरी की बात हो रही है, तो यानी लगभग 1100 साल से हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। सबसे पहले तो हमको प्राउड फील होता, इसके बाद में हम लोग ऑनेस्ट थे, यानी हमारी जो कम्युनिटी थी वो ऑनेस्ट थी, और थर्ड हम लोग राइट एंड रॉन्ग में भरोसा करते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाते थे। चोरी करना तो बहुत अलग बात है। ये सब वो क्यों सोच रहा है? जो मुरड हॉर्स लेकर आया है तो वो इतने पुअर थे, इतने गरीब थे कि हॉर्स तो खरीदा नहीं जा सकता था, और जो उनकी कम्युनिटी थी वो इतनी ऑनेस्ट थी, अपनी ऑनेस्टी के लिए इतनी फेमस थी कि वहाँ पर चोरी तो जैसी बात को तो सोचा ही नहीं जा सकता था। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other member of our family. Consequently यानी as a result, इसलिए मैं घोड़े को देख रहा था, वो बहुत ही मैग्निफिसेंट था। मैग्निफिसेंट यानी बहुत ही शानदार था। मैं उसकी स्मेल, उसकी जो गंध आ रही थी उसको स्मेल कर सकता था, बहुत ही अच्छी थी। आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, मैं उसकी सांस की आवाज को सुन सकता था। सो एक्साइटिंग यानी रोमांचक था।
लेकिन मैं इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता था कि जो मेरा कज़िन है या मैं हूँ या हमारा मेंबर, इस फैमिली, जो हमारी फैमिली है उसका कोई भी मेंबर asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, कि मेरा कज़िन किसी भी तरीके से हॉर्स नहीं खरीद सकता था, एंड इफ ही couldn't have bought it he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. और यदि वो खरीद नहीं सकता था तो डेफिनेटली उसने चोरी ही की होगी, लेकिन मैं इस बात पर भी मुझे विश्वास नहीं था कि वो चोरी कर सकता था. नो मेंबर ऑफ द गारोग्लेनियन फैमिली कुड बी ए थीफ, क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है गारोग्लेनियन कम्युनिटी, उसका कोई मेंबर कभी चोर हो ही नहीं सकता. आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स. मैंने सबसे पहले तो मेरे कज़िन को स्टेयर यानी घूर कर देखा और फिर घोड़े को देखा. देयर वॉज ए पायस स्टीलनेस, एक बहुत ही कहना चाहिए कि रिलीजियस टाइप की कामनेस, खामोशी थी, एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी. और एक बड़ा ही मजाकिया सा दिख रहा था दोनों के चेहरे पे, कि पहले तो मुझे थोड़ी सी मज़ा आया, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, लेकिन मैं डर भी गया. किस बात से? कि कहीं मुरड हॉर्स को चोरी करके तो नहीं लाया. मुरड, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. उसने कहा, जल्दी से खिड़की से बाहर निकलो यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो. इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स. अब तो ये पक्का हो गया था कि उसने घोड़े को चुराया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट. क्वेश्चन का मतलब यहाँ पर डाउट. अब तो कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं रह गई थी. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज. उसने तो मुझसे कहा कि तुमको राइड करना है या नहीं करना है, ये तुम सेलेक्ट करो. वेल, इट सीम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स. मुझे ऐसा लगा कि राइड के लिए घोड़े को स्टील करना यानी चोरी करना किसी और चीज़ की चोरी करने जैसा नहीं है. सच एज मनी, जैसे पैसे की चोरी हो तो चोरी होती है. फॉर ऑल आई न्यू, मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल. हो सकता है, जो मैं भी जानता हूँ, कि इस तरह की घटना को, कि घोड़े को राइड करने के लिए लाना, ये चोरी नहीं होती है. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़िन मुरड एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग. यदि तुम भी मेरी तरह, आप लोग भी मेरे तरह और मुरड की तरह घोड़ों के प्रति इतने क्रेजी होते तो ये स्टीलिंग नहीं कहते, इसको चोरी करना नहीं कहते. इट वोंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, क्योंकि जब तक हम घोड़े को बेचेंगे नहीं तो इसे चोरी नहीं कहा जाएगा. विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. और ये तो मुझे यकीन था कि हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड. मैंने कहा, ठीक है, मुझे कुछ कपड़े पहनने दो. ऑल राइट, ही सेड, बट हरी. उसने कहा, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी में. आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स. लीप्ड इनटू यानी अंदर जाना, यानी मैं अपने कपड़ों के अंदर घुसा, यानी मैंने मेरे कपड़े पहने. अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था? लीप आउट. लीप आउट का मतलब बाहर निकलना, और लीप्ड इनटू यानी अंदर जाना. आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुरड. मैं जम्प डाउन, बाहर कूदा, खिड़की से बाहर आंगन में, यार्ड यानी आंगन में आया, एंड लीप्ड अप, और घोड़े के ऊपर चढ़ गया. लीप अप यानी ऊपर चढ़ना, और पीछे बैठ गया. मुरड यानी मेरे कज़न के पीछे बैठ गया. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन. उस साल हम लोग गांव के किनारे, एज यानी किनारे रहते थे. ऑन वॉलनट एवेन्यू बिहाइंड आवर हाउसेज वॉज द कंट्री. वॉलनट एवेन्यू, एवेन्यू कहाँ, किसको कहा जाता है? ऐसा रोड जिसके दोनों तरफ घने पेड़ हों, तो वॉलनट एवेन्यू. और हमारे घर के पीछे कंट्री यानी यहाँ पर गांव था. विनयार्ड्स, विनयार्ड्स यानी जो अंगूर के खेत थे. ऑर्चर्ड्स यानी फलों के खेत थे. इरिगेशन डिचेस, सिंचाई करने के लिए जो छोटे छोटे
गड्ढे बनाए गए थे वो थे, एंड कंट्री रोड और सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट में ही हम लोग ऑलिव एवेन्यू के पास आ गए। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट। इसके बाद घोड़े ने चलना शुरू किया। ट्रॉट यानी घोड़े की चाल को कहा जाता है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। जो हवा थी वो बहुत ही अच्छी थी, ब्रीदिंग में बहुत अच्छा, सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और घोड़े के दौड़ने की जो फील आ रही थी वो तो बहुत ही अमेजिंग थी। माई कजिन मरड, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आर फैमिली, बिगिन टू सिंग। और जो मेरा कजिन मुरड था, जो कि हमारी पूरी फैमिली में बहुत ही क्रेजिएस्ट है ना, सनकी टाइप का था, पागल टाइप का था, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगिन टू रोर। गाने से मेरा मतलब उसने रोर यानी जोर जोर से ऐसा गाने की जगह दहाड़ना जैसा भारी आवाज में गाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो मुरड था वो गाना गाना नहीं जानता था। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर फैमिली में एक न एक कोई सनकी होता है। एंड माई कजिन मुरड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक ऑफ आर ट्राइब। और जो मेरा कजिन मुरड था वो हमारी ट्राइब यानी हमारी कम्युनिटी का जो एक नेचुरल डिसेंडेंट है ना, वंशज, कि एक यदि होना है तो यही हमारी कम्युनिटी में क्रेजी स्ट्रीक था। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खसरोव। उसके पहले हम लोगों के एक अंकल थे खसरोव, एन इनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। बहुत ही विशाल जो उनकी पर्सनालिटी थी, बहुत ही ह्यूज थी, और उनका जो सिर पे काले बाल थे, एंड लार्जेस्ट मुस्टैश इन द सन जोकियन वैली। और बड़ी बड़ी उनकी मूछें थी, और वो सैन जोकियन वैली में रहते थे। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। इतना तो उनको गुस्सा आता था, फ्यूरियस यानी गुस्सा आना। सो इरिटेबल, बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ाते थे। सो इम्पेशेंट, और बहुत ही बेसब्र रहते थे। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, कि वो हर किसी को चिल्ला के चुप करा देते थे। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इस बात पर ध्यान मत दो, ऐसा कहकर वो सबको चुप करा देते थे। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार की बात है कि जो अंकल खुसरो थे उनका बेटा अरक दौड़ता हुआ आया और अपने फादर के पास गया, जो कि एक बार्बर शॉप यानी एक नाई की दुकान में अपनी मूछों को ट्रिम करवा रहे थे। उसने कहा कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड। तो जो खुसरो थे ये तुरंत जोर से चिल्लाए, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें कोई नुकसान नहीं है, उस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। तो नाई ने कहा कि तुम्हारा लड़का कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, खुसरो जोर से चिल्लाया, एनफ, इट इज नॉट हार्म आई से। उसने कहा कि ठीक है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। माई कजिन मरेड वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और मुझे लग रहा था कि जो मेरा कजिन मरेड है वो इस आदमी यानी खुसरो का ही नेचुरल डिसेंडेंट है, यानी एक तरह से उसका ही वंशज है। किस चीज में? पागलपन में, सनक में। ऑल्दो मुरेड्स फादर वॉज जोरेब हु वॉज प्रैक्टिकल इन नथिंग एल्स। हालांकि मुरेड के फादर जोरेब एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। और हमारी ट्राइब में ऐसे ही लोग होते थे। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। एक इंसान अपने बेटे की बॉडी का पिता हो सकता है, लेकिन वो उसकी आत्मा का पिता नहीं हो सकता है। जो जोरेब था वो मुरैद का फादर था, लेकिन मुरैद उसकी तरह प्रैक्टिकल नहीं था, यानी जो उसके स्पिरिट्स पर जोरेब का कोई कमांड नहीं था। The distribution of the various kinds of spirit of our tribes had been from the beginning capricious and vagrant. We rode and my cousin Murad sang.
अब हम लोग घोड़े पर हमने राइडिंग की, हॉर्स राइडिंग की। मुरेड ने गाना गाया। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड। हम लोग अभी भी उसी पुराने अपने गांव में थे। लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग इट फेल्ट लाइक रनिंग। घोड़े को जितना तेजी से दौड़ सके उतना दौड़ने दो। एट लास्ट माई कज़न मुरड सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। अंत में मेरे कज़न मुरड ने कहा नीचे उतरो। गेट डाउन यानी नीचे उतरना। अब मैं अकेले ही राइड करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। मैंने कहा तुम मुझे भी अकेले राइडिंग करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड गेट डाउन। तो मुरड ने कहा ये तो घोड़े पर ही डिपेंड करता है, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा घोड़ा तो मुझे ले ही जाएगा राइडिंग पर। वी शिल सी, ही सेड। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स। उसने कहा ठीक है देख लेंगे। वेल, आई सेड, एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। ठीक है, तुम घोड़े के साथ रहो, मैं भी रहूंगा। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट्स होप सो, गेट डाउन। उसने कहा नहीं, मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है, तुम नीचे उतरो। All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. ठीक है, मैं उतरता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मुझे भी हॉर्स राइडिंग करनी है। I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, वजीरे run. मैं नीचे उतरा। मेरे कजिन मुरड ने उसकी एड़ी पर जोर से किक किया और चिल्लाया कि वजीरे रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स। घोड़ा अपने पीछे के दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। स्नॉटेड यानी एक तरह की आवाज निकालने लगा। एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। और बहुत तेजी से दौड़ने लगा, और यही चीज सबसे प्यारी चीज थी जो कि मैंने वो देखी। I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. जो मेरा cousin Murad था, उसने across a field of dry grass, जो सूखी घास का खेत था, उसमें से घोड़े को दौड़ाया और इरिगेशन डिच के वहां से भी ले गया और उस डिच को क्रॉस किया, और 5 मिनट बाद ही वो लौट आया। ड्रिपिंग वेट यानी गीला, ड्रिप यानी टपकना, पानी बिल्कुल वो गीला था और पानी टपक रहा था। द सन वॉज कमिंग अप। अब ये सारी बात सुबह 4 बजे के आसपास की है। ये सब होते होते द सन वॉज कमिंग अप यानी सनराइज हो गया। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। मैंने कहा अब तो मेरा टर्न है राइड करने का। माई कजन मुरड गॉट ऑफ द हॉर्स। मेरा कजिन घोड़े से उतर आया। राइड, ही सेड। उसने कहा चलो राइड करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं तुरंत हॉर्स की बैक पर लीप यानी जंप करके बैठ गया, और एक क्षण के लिए मुझे मोस्ट ऑफुल फियर, जो कि मैं ऐसा डर जिसकी मैं कल्पना करता था बहुत ही खराब, वो मैंने किया। हॉर्स अपनी जगह से हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल, माय कजिन मुरड सेड। मुरड ने कहा उसकी मसल्स में, उसकी मांसपेशियों में किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। जल्दी करो, हमको इसको वापस ले जाना है, इससे पहले कि दुनिया के सारे लोग उठ जाएं और अपना काम करने लगे, यानी सबको पता चल जाए। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। मैंने हॉर्स की मसल में किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। एक बार फिर से वो रियर्ड यानी पिछले पैरों पे खड़ा हो गया, और स्नॉटेड यानी एक आवाज निकालने लगा। देन इट बिगेन टू रन, और फिर उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikram Halabian, where it began to leap over vines. वो खेत या इरिगेशन डिच में से दौड़ने की बजाय वो रोड के नीचे उतर आया, और जो वाइन यार्ड डिक्रन हेलेबियन के थे
वहाँ पर वो कूदता हुआ चला गया। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और लगभग जो वाइन यानी जो अंगूर की बेल थी, लगभग 7 बेलों पर वो कूदा और उसके बाद में मेरे गिरने से पहले वो इतनी जगह जंप लगा चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग। मैं गिर गया लेकिन वो लगातार दौड़ता रहा। माई कजिन मुरड केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा कजिन दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड। उसने कहा मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। हमको अब उस घोड़े को ढूंढना है, उसको पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। तुम इस तरफ से जाओ, मैं उधर से जाता हूँ। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। यदि तुमको वो मिल जाए तो मैं वहीं होऊंगा, मुझे बताना। I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. मैं रोड से नीचे उतर के ढूंढने गया और मेरा कजिन मुरड फील्ड में, खेत में और इरिगेशन डिच में उसको ढूंढने गया। It took him half an hour to find the horse and bring him back. लगभग आधे घंटे में उसने घोड़े को ढूंढ लिया और वो ले आया। All right, he said, jump on. उसने कहा ठीक है, jump on. बैठो ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। अब तो पूरी दुनिया जाग गई है, यानी सुबह हो गया। वट विल वी डू, आई सेड। मैंने कहा अब हम लोग क्या करेंगे? वेल, ही सेड। उसने कहा ठीक है, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। या तो हम इसको वापस ले जाएंगे या कल सुबह तक के लिए कहीं छिपा देंगे। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू he'd hide him and not take him back. उसको जरा सी भी चिंता नहीं थी और मैं जानता था कि वो उसको छुपाएगा, उसको वापस नहीं ले जाएगा। नॉट फॉर ए वाइल, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वो उसको वापस नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड। मैंने कहा हम इसे कहाँ छुपाएंगे? आई नो ए प्लेस, ही सेड। उसने कहा मुझे एक जगह मालूम है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। मैंने उससे कहा कि तुम ये बताओ कि तुमने इसे कब चुराया। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. मुझे ये अचानक से याद आया कि वो अर्ली मॉर्निंग में इस घोड़े के साथ में राइड को जाता है। And had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. और आज सुबह मेरे पास में इसलिए आया क्योंकि उसे पता है कि मुझे भी हॉर्स राइडिंग की कितनी चाहत है, कितनी इच्छा है। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा किसी ने तुमको बताया कि घोड़े की चोरी के बारे में? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? मैंने कहा मुझे ये बताओ कि तुम हर सुबह कब से इस घोड़े की हॉर्स राइडिंग कर रहे